डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अ, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अभी भी विद्यमान है। उसके पूर्व के राजनीतिक संगठन और उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, क्या उसमें रहा कॉन्सेप्ट, हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं कि 1850 से पूर्व क्या राजनीतिक स्थिति थी। अब चूँकि जो भारत में अ, जो पाश्चात्य प्रभुत्व आया, अंग्रेजी साम्राज्य आया 1756 के बाद, 1757 के बाद जो ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ता ही चला गया। हर 10-20 सालों में एक खबर आती थी कि अंग्रेजों ने ये स्टेट जीत लिया। हर 15-20 सालों में ये न्यूज़ आती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने सारी बड़ी शक्तियों को हराना शुरू किया। इसके बाद कंपनी के हाथ में प्रशासन आया और धीरे धीरे प्रशासन के बाद भारतीयों को अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू किया, पाश्चात्य विचारों से अवगत कराना शुरू किया। क्योंकि लॉर्ड मैकॉले की नीति यही थी कि अंग्रेज एक ऐसा भारतीय शिक्षित वर्ग तैयार किया जाए जो कि दिखने में तो भारतीय हो, दिखने में और रहन सहन में तो भारतीय हो, लेकिन अंदर से आंतरिक जो उसकी सोच है वो अंग्रेजी हो। तो क्योंकि यूरोपीय या यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जो थे उनके बारे में भारतीयों को जानकारी मिली। क्यों? क्योंकि वे पाश्चात्य शिक्षा ले रहे थे। वैसे ऐसा नहीं है कि संगठनों का कोई इतिहास भारत में रहा नहीं है। भारत में संगठनों का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, लेकिन वो अधिकतर संगठन राजनीतिक, औपचारिक रूप से राजनीतिक नहीं होते थे। क्योंकि लंबे समय तक भारत में एक राजतंत्र रहा है। लंबे समय तक भारत में राजतंत्र रहा है, तो फिर एक स्वाभाविक सी बात है कि राजतंत्र ऐसे राजनीतिक संगठनों को पनपने नहीं देते हैं। तो ये हम देख लेते हैं कि जो 1850 से पहले वो जो ये जो राजनीतिक संगठन थे वो किस स्थिति में थे। अब बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या स्थिति थी, इससे 1850 ईस्वी जो थी उसमें क्या स्थिति थी वो देख लेते हैं हम। 1850 से पहले इनमें 1850 से पहले एक तो 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा, ये बंग भाषा प्रकाशक सभा एक छोटा सा संगठन बना राजा राम मोहन राय और उनके साथियों का, जो कि सरकार से जुड़े हुए, सरकार की नीतियों से जुड़े मामलों की समीक्षा करती थी। इसके बाद 1838 में एक ज़मींदारी एसोसिएशन बनाया गया, जिसको ज़मींदारी एसोसिएशन के अलावा लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहा जाता था। ये अधिक फेमस था। इसके बाद 1843 में अप्रैल में एक अन्य राजनीतिक सभा भी बनाई गई,
इसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये जो संस्थाएं हैं, इनको मिलाकर धीरे धीरे ये बेसिकली जो संस्थाएं थी वो कोई आम लोगों की ऐसी नहीं थी। ये जो संस्थाएं थी वो बड़े जमींदारों की संस्थाएं हुआ करती थी, जिनमें ब्रिटिश भी शामिल थे और भारतीय लोग भी शामिल थे। लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों ही ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाए, और 1851 में ये दोनों मिलकर बन गए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इस सभा में भी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो भूमिपति हैं, जमींदार हैं, वही इस संस्था के मुखिया हुआ करते थे, और वो उन्हीं के हितों के लिए थी। लेकिन इस संस्था ने भी एक उदारवादी प्रयास अवश्य किया, और चार्टर के नवीनीकरण के समय ब्रिटिश संसद को इन्होंने एक प्रार्थना पत्र भेजा, जिसमें विधानसभा, न्यायिक और दंडनायक कार्य अलग कर दिए जाने की, और बड़े अधिकारियों के वेतन कम करने की, नमक आबकारी और स्टाम्प कर ये कम करने की मांग की गई। तो इस तरह से ये एसोसिएशन, ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। ये काफ़ी ही प्रभावशाली संस्था थी जब तक कि कांग्रेस नहीं आ गई। कांग्रेस के आने से पहले ये काफ़ी प्रभावशाली संस्था बनी रही। इसके बाद बंगाल में ही जो छठे नंबर पर इंडियन एसोसिएशन है, जो इस आप छठे पॉइंट में देख सकते हैं यहाँ पर, वो बनी। इसकी जो शुरुआत थी वो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की थी। इसकी जो शुरुआत, तो इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय इंडियन सिविल सर्विसेज आंदोलन भी किया। और क्योंकि आपको पता होगा कि लॉर्ड लिटन ने आईसीएस के लिए प्रवेश की आयु 19 वर्ष कर दी थी, तो इंडियन एसोसिएशन ने इसका विरोध भी किया। इसके बाद 1852 में बम्बई एसोसिएशन बनाएगी। लेकिन हम पहले मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कलकत्ता की ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा के रूप में ही मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी थी। इसने भी अंग्रेजी संसद के 1853 के चार्टर से पहले एक ज्ञापन भेजा था, जो कि बम्बई और कलकत्ता एसोसिएशन के जो मॉडल पर आधारित था। तो लेकिन ये बात भी है कि मद्रास एसोसिएशन का जो जनता थी उस पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं था, और शासक वर्ग पर भी नहीं था। जमींदारों की स्थिति जो थी वो बीच की थी एक्चुअली इन लोगों की, कि न जनता उनको, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग थे वो पूंजीपति और जमींदार हुआ करते थे, तो न जनता उनको अपना मानती थी, न ही शासक वर्ग तो अपना मानता ही नहीं था, क्योंकि वो तो हर इंडियन उनके लिए एक इंडियन ही था आखिर में। तो इस तरह से ये वाली स्थिति यहाँ पर थी। इसके बाद बम्बई एसोसिएशन, जैसा कि हमने पहले चर्चा की,